अगर अपनी एंट्री पर गिरा है ब्रॉक लेसनर और ये बॉच ब्रॉक लेसनर का है, तो इसके पीछे ब्लेम जे ऊसो का कैसे हो सकता है? ये बात फैंस को पता है। आप इस वाले इंस्टाग्राम के कमेंट में देखो, यहाँ पे एक बंदे ने क्या कमेंट किया। वो कहता है कि ब्रॉक लेसनर भी बॉच करता है अगर जे ऊसो आसपास है, और हर कोई बंदा जो है, ये डिजीज है, इससे सफर कर सकता है अगर जे ऊसो आपके आसपास है। और इतना ही नहीं, कल की मंडे नाइट रॉ में वो जो लोगन और इनका जो टैग टीम मैच चला था एडवांटेज वाला, वहां का ये वाला स्पॉट भी ट्विटर पे बहुत ज्यादा अब लोग ऐसे क्लिप डाल डाल के निकाल रहे हैं, डाल डाल के पोस्ट कर रहे हैं, निकाल निकाल के डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, जहां पे लोगन पॉल और जे उसो के बीच में ये बॉच हो जाता है। आई थिंक ये जरूरत से ज्यादा है, जरूरत ही नहीं है इस चीज की यार। जे उसो के कैरेक्टर को, वो जो काम कर रहा है उसको नापसंद करना एक अलग बात है, लेकिन जब यहाँ पे ऐसा लगता है कि टारगेट करके हेट दी जा रही है, तो वो चीज कहीं से भी सही नहीं होती। और ये बात जे ऊसो के लिए अभी चल रही है। इवन ये जो लोगन पॉल वाला भी इनके साथ हुआ, लोगन पॉल और जे ऊसो का हुआ, यहाँ पे तो मुझे लोगन पॉल की गलती लग रही है, क्योंकि पता नहीं वो क्या करने जा रहे थे, पीछे समवन ड्रॉप टाइप से कुछ नीचे बम देना था उनको, लेकिन लोगन पॉल अपने आप को शायद वैसे स्टेबल नहीं कर पाया जैसे एक डेड बॉडी का वेट होता है, उस तरीके से लोगन पॉल थे, तो उस वजह से बॉच हुआ। आई थिंक ये तो बहुत जरूरत से ज्यादा है। सोचो, ब्रॉक लेसनर उधर गिर रहा है अपना, और उसके लिए भी भले ही लोग ट्रॉल में बोल रहे हैं, फिर सरकाजम में बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज देखो सही तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो वैसे जियोसो के लिए हेट है, जो कि हेट तो नहीं होनी चाहिए ना, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। हेट तो आई थिंक वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए कुछ रेयर चीज़ों के को अगर हटा दें, क्योंकि कहीं पे चीज़ें बिल्कुल मामला सिर के ऊपर भी चले जाता है। मैं बात क्या करने लग गया, बट वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 789 में। और आज बोरी और पेटी भर के बातें हैं मेरे पास आपके साथ करने के लिए। सबसे पहले मैं ये कोई आपको इनसाइड सोर्स की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं बता रहा, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है जो कि मुझे लगता नहीं है कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यू करियर के लिए कहीं से भी सही है। तो अभी कल वाले मंडे नाइट रॉ से बहुत सारी ऐसी क्लिप्स आई, यहाँ पे मैं लगा दूंगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जब रोमन रेंस अपना एग्जिट कर रहे हैं तो सीएम पंक उनके पीछे पीछे चलते हुए जा रहा है। जो सीएम पंक का मूड है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज पे कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब आपको लगेगा भाई अच्छा मूड होने से प्रॉब्लम क्या है, फिर अगर आप देखोगे तो मंडे नाइट रॉ में क्या मतलब, ये तो ऑफ एयर जाने के बाद है, जैसे वो जो झाड़ू है उसे लेके ही सीएम पंक ऐसे घुमा रहे हैं। इवन आप प्रोमो में भी नोटिस करना, रोमन रेंस ने बीच में सीएम पंक को काट भी दिया था जब वो अपने नेम को एक्सप्लेन करने जा रहे थे, और उसके बाद जैसे म्यूजिक चल जाता तो उसके बाद सीएम पंक कुछ ना कुछ बातें करने लगते हैं। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि सीएम पंक अपना डब्ल्यूडब्ल्यू में टाइम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सीएम पंक अपने कैरेक्टर को सीरियसली नहीं लेते। देखो, दो चीजें होती हैं, जैसे मैं इसको ब्रॉन ब्रेकर वाली चीज से अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ब्रॉन ब्रेकर बंदा भी बहुत ही ज्यादा इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली फनी है। वो जो मैचेस के बीच बीच में बातें बोलने लगते हैं, फिर कुछ हरकत करने लगते हैं, जैसे अभी ब्रॉनसन रीड खड़ा था, जैसे ब्रॉनसन रीड जैसे पॉल हेमन के कभी कंधे दबाने लग जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो वो सीरियसनेस दिखती है ब्रॉन ब्रेकर में, जो बैलेंस आउट कर देता है चीजों को, कि लोग ऐसा ना हो कि उस बंदे को सीरियस लेना ही छोड़ दें। लेकिन सीएम पंक बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन अभी कंपनी में, मुझे उनका बिहेवियर देखो बड़ा अजीब सा लग रहा है, कि जैसे वो अब उनको क्योंकि बैक स्टेज में बहुत ज्यादा कंट्रोल मिल गया है, तो उनकी मेन प्रायोरिटी इस समय एज डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार होके कुछ बड़ा करने की नहीं है, क्योंकि उनको पता है भाई अब तो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के साथ ही रहना है। तो वो जो उनका बैक स्टेज एनवायरनमेंट में अच्छा माहौल है, कहीं ना कहीं वो उनके कैरेक्टर को भी इफेक्ट कर रहा है, जो कि इस डब्ल्यूडब्ल्यू के सीरियस, अगर सीएम पंक को कुछ एज वर्ल्ड चैंपियन करना है, तो आई थिंक फिर मेरे को नहीं समझ में आता कि आप वो जो इंटेंसिटी है वो किसी स्टोरी में कैसे लेके आ सकते हो। सोचो अगर यही चीज ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का जब प्रोग्राम चल रहा था, तो सीएम पंक का कुछ ऐसा ही बिहेवियर होता तो कैसे होती। तो आपको भाई स्टोरी टेलिंग अगर अच्छी करनी होती, तो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि ये चीज़ आपको थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि देखो सीएम पंक के पास में चैंपियनशिप है, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा, भले ऑफ एयर में भी चीज़ें थी, लेकिन वो उनके प्रोमोज में भी हमको चीज़ें नजर आ रही हैं। फिर लोगों को ऐसा होता है कि अच्छा ये बंदा, वही है कि के फेब अलाइव क्यों रखा गया था आज तक, तो वो अब ऐसा लग रहा है कि जो बाउंड्रीज हमें लगा कि अनरियल आ गया तो मतलब सब कुछ खुल गया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें और भी खुलती जा रही हैं, जो कि इस बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में सही नहीं है शायद। कल की मंडे नाइट रॉ का जो सबसे ज्यादा बड़ा हॉट टॉपिक था वो था ब्रॉक लेसनर का गिरना, और इसके बाद क्या हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यू का ब्राजील वाला जो अकाउंट है, उन्होंने इसको अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, और यहाँ पे कैप्शन भी उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है, क्लाउन वाली इमोजी भी लगा दी, लेकिन बाद में उनको ये वाली पोस्ट अपने अकाउंट से डिलीट करनी पड़ गई। मैं तो सोच रहा हूँ कि मतलब ये पोस्ट उन्होंने कर भी कैसे दी, इवन डब्ल्यूडब्ल्यू भी अवॉइड ही इसको कर रही है। हाँ, लेकिन यूट्यूब पे अब जब उन्होंने वीडियो डाली है तो वो पूरा डाला जहाँ पे ब्रॉक लेसनर गिर जाता है। इसके बाद अलग अलग तरीके के मीम्स बनने शुरू हो गए हैं। फुटबॉल में जैसे मैंने पहले
मीम्स बनते हुए देखे थे कि कोई बंदा फिसल जाता है तो ऐसे एनिमेशन से ऐसे डाल देते हैं, कोई तो कैरेक्टर है, ये मुझे नहीं पता है क्या कैरेक्टर है। तो वैसे ही ब्रॉक लेसनर की एंट्री के टाइम पे भी इस कार्टून को, इस कैरेक्टर को लगा दिया, तो उसकी वजह से ब्रॉक लेसनर गिर गया। और फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर के दिन उतने अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि जब से बंदा वापस आया है, एक बार इसकी पैंट भी फट गई थी और अभी अपनी एंट्रेंस पर भी गिर गया है। मैं तो अभी भी ये सोच रहा हूँ कि अगर ब्रॉक लेसनर ये एंट्रेंस पे गिरे नहीं होते तो फिर कल मंडे नाइट रॉ में उनका जो एटीट्यूड है या उनका जो भी कैरेक्टर है वो कैसे दिखता, क्या वो सीरियस किस्म का ही होता या फिर वो जितने कैजुअल होके आए थे कल मंडे नाइट रॉ में, या फिर वो ऑरा माइनस हो गया था तो उस वजह से उनको वो चेंज लाना पड़ गया। बट जो भी है, अब जो सारी तैयारियां हैं वो है वॉर गेम्स की, क्योंकि अब WWE का सीधा अगला शो वॉर गेम्स ही है स्मैकडाउन के बाद। और वॉर गेम्स का जो सैन डिएगो में सर्वाइवर सीरीज में होने वाला है ये शो, ये भाई ओपन बिना रूफ के होने वाला है, ओपन एरिया में, थोड़ी थोड़ी आपको स्टेडियम वाली वाइब देगा। बाकी ऑलमोस्ट WWE सारा काम ऑलमोस्ट तो नहीं, मतलब निपटाने के ऑलमोस्ट कगार पे है सब कुछ। तब तक ऑब्वियसली सेटअप उसको फाइनल कर देंगे। वो स्टेज वगैरह ज़्यादा खास है नहीं, वो तो बस पता नहीं इस बंदे ने ऊपर से क्लिप्स डालनी शुरू कर दी तो लोग इसके बारे में हाइप हो गए कि सर्वाइवर सीरीज का स्टेज कैसा होगा। कुछ WWE अपने ऐसे अलग अलग शोज में ज़्यादा मेहनत करती नहीं है, वो बात की अब हमको आदत डाल लेनी चाहिए। एक चीज़ जिसके बारे में मैंने इस वॉर गेम से पहले डिस्कस किया था कि ब्रॉक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर अगर सेम टीम में होते हैं तो फिर इनके बीच क्या एंगल होगा। भाई WWE ने तो इनकी हिस्ट्री को पूरा ही इग्नोर ही कर दिया कि जैसे ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉक लेसनर का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। ये वाला आप ट्वीट भी देख सकते हो जहाँ पे बंदा भी लिख रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकिंटायर को गुड टर्म्स पर देखूंगा, और पर्सनली ये गुड टर्म्स पर देखना सही तो नहीं लग रहा। देखो मतलब वो सोचो क्या मूवमेंट बन जाता कि अगर एक मैच, मतलब वॉर गेम्स मैच में ही ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉक लेसनर सेम टीम में है, ये ऐसा दिखाते हैं कि ओह तू भी सेम टीम में, मैं भी सेम टीम में। यहाँ पे तो इन्होंने बिल्कुल ही भाईचारा वाला कर दिया हिसाब किताब। और वैसे आप बोल सकते हो कि टीम में है तो उनको करना ही है, लेकिन उधर भी तो देख रहे हो रोमन रेंज को देखो भाई, वो बंदा कितना सीरियस है अपने कैरेक्टर को लेकर, भले ही छुट्टियां कितनी मना ले, उसको प्रॉब्लम है सीएम पंक से, उसको प्रॉब्लम है कोडी रोड से, तो प्रॉब्लम है, वो वहां पे सिर्फ अपनी फैमिली के लिए खड़ा है। इसीलिए ओपनिंग सेगमेंट में रॉ में उन्होंने वो चीज़ क्लियर कर दी थी। तो वैसा कुछ मैं यहाँ पे भी देखना चाहता था, बट शायद WWE कुछ ड्रू मैकिंटायर ब्रॉक लेसनर के बीच में फ्यूचर में कभी प्लान भी नहीं करेगी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है सेम टीम में है तो अब क्या ही लड़ाई दिखानी इनके बीच में, जो कि मेरे हिसाब से देखो गलत है। कल मंडे नाइट रॉ में सोलो सिकोवा और पेंटा के बीच में मैच हुआ था, जिस मैच का रिजल्ट ऐसा निकलता है कि जब पेंटा मैच को कंटिन्यू नहीं कर पाया तो जिसकी वजह से सोलो सिकोवा वो मैच जीत गए। अब इसके बारे में हमारे पास रिपोर्ट्स आ गई हैं और पेंटा ने वहां पे रियल इंजरी सफर करी है। पेंटा चाहते थे कि वो मैच को कंटिन्यू करें, शायद उनके शोल्डर में डिसलोकेट होने वाली जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन WWE की टीम ने उनको अप्रूवल नहीं दिया उसका, और इस वजह से उस मैच को वहीं पर खत्म करना पड़ गया। ये मैच 12 मिनट चलता, लेकिन इसको 3-4 मिनट में ही बंद करना पड़ गया। और ओरिजिनल प्लान भी पता चला कि क्या अगर पेंटा इस मैच में इंजर्ड नहीं होते तो फिर कौन मैच को जीतने वाला था। तो रिपोर्ट ये आई है कि देखो विनर तो इस मैच के सोलो सिकोवा ही होने वाले थे, वो कैसे भी करके मैच जीत जाते, और वैसे भी रिंग साइड पर क्योंकि टाला टोंगा थे तो फिर उनके इंटरफेरेंस की वजह से थोड़ा सेंस भी बन जाता अगर पेंटा को मैच मतलब पेंटा मैच में नहीं भी जीतते। तो अब देखो पेंटा की रिकवरी कब तक हो पाती है, क्योंकि जिस तरीके से पेंटा की हमने रिसेंटली बुकिंग देखी है, थोड़े उनको WWE मिड कार्ड से ऊपर और मेन इवेंट सीन के बीच में रखती है। तो मतलब जब इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाती है किसी कैरेक्टर में तो इंजरी होना सही नहीं होता। होपफुली कि पेंटा की जो रिकवरी है वो अच्छी तरीके से हो जाए और वो जल्दी से वापस आ जाए। और मंडे नाइट रॉ से एक और सेगमेंट की बात कर लेते हैं जहां पे हमने मिनी जॉन सीना देखा था। सबसे पहले तो इस वाले सेगमेंट को क्रिटिसिज्म मिला है फैंस की तरफ से। भाई मैंने तो अपने रिव्यू में इसको बोला था, मेरे को तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ओपिनियन इसके ऊपर अलग है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विंस मैकमैन वापस आ गया क्या, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे बढ़िया जूलिया को तुम मैच दे देते। अबे भाई मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोगों को ये बात कब समझ में आएगी कि WWE का सबसे पहला जो फोकस है वो एंटरटेनमेंट डिलीवर करने के लिए होता है। एंटरटेनमेंट की थाली में हमारे पास रेसलिंग आती है, ना कि रेसलिंग की थाली में हमारे पास एंटरटेनमेंट आता है। अगर इस सेंटेंस का कोई सेंस बन पा रहा है सही से या फिर नहीं, तो लोग यही बोल रहे हैं कि विंस मैकमैन इस टाइप की बुकिंग करता था, क्योंकि पहले भी हमने ऐसे किसी कैरेक्टर के थोड़ा वो सस्ता वर्जन देखा है, तो वही ये सस्ता वाला वर्जन भी लेके आए थे। बाकी ये तो देख के मुझे पता चल गया था कि ये बंदा प्रोफेशनल रेसलिंग से इसका कुछ ना कुछ नाता तो है। तो मैक्रो रेसलिंग फेडरेशन करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रमोशन है जहां पे ये बंदा ऑलरेडी एक रेसलर ही किस्म का आप इसे मान सकते हो, और इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। ये अलग अलग तरीके के रोल प्ले करते हैं। तो WWE फिलहाल इनको जो है मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना बना के लेके आ गया। भाई यार मेरा पूरा दिमाग घूम गया ट्रिपल एच की स्टेटमेंट के ऊपर, जब उनसे बोला जाता है कि WWE में अभी जो मेन में सुपरस्टार चल रहे हैं, जो टॉप पे सुपरस्टार हैं, उनकी एज जो है थोड़ी ज़्यादा
ज़्यादा है और जो यंग टैलेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा अभी मेन इवेंट सीन पे नहीं है। इसका ऐसा जवाब दिया ट्रिपल एच ने जो भाई कोई एक्सप्लेन कर सकता तो मुझे बताना, मेरे को पता नहीं गुस्सा सा आ गया ये चीज़ सुन के। तो ट्रिपल एच से जब ये पूछा कि अच्छा सारे जो मेन टैलेंट है जैसे रोमन रेंज, पंक, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, ये जो है थोड़े थोड़े ओल्ड एज के हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहोगे। अब उन्होंने क्या बोला मैं आपको सीधा दिखाई देता हूँ। उन्होंने ये पहले तो उन्होंने ब्रॉन्सन रीड को यंग बोल दिया, और जब लोगों ने फिर गूगल से जाके एज निकाली ब्रॉन्सन रीड की तो वो 37 है। तो फिर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को उन्होंने यंगर टैलेंट कैसे बोल दिया, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। और फिर ये भी कह रहे हैं कि जब बिजनेस की बात होती है तो इस बात पे अग्री किया ट्रिपल एच ने कि हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं वो ओल्डर हैं, बट द थिकनेस एंड द डेप्थ ऑफ व्हाट इज अंडरनीथ देम इज व्हाट आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट, बिकॉज द फील्ड इज डीप एंड द बिजनेस इज गोइंग टू बी इन गुड शेप फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है कि भाई यंग टैलेंट तो है नहीं, तो वो कह रहे हैं जो हमारे तगड़े वाले टैलेंट है ना उसके नीचे जो डेप्थ है, वो जो थिकनेस है उसके लिए वो एक्साइटेड है। तो भाई है ही नहीं ना नीचे कुछ, ये क्या ट्रिपल एच ने बोला मुझे तो समझ में नहीं आया। और ऐसी बातें आपको नहीं बोलनी चाहिए। देखो आप सिंपल बोल सकते हो कि हम काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, और लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं भाई ट्रिपल एच को कि तुम में हमने इन्वेस्ट किया था क्योंकि हमने देखा था कि तुमने एनएक्सटी में कैसे टैलेंट्स बनाए हैं, लेकिन मेन रोस्टर में आने के बाद ट्रिपल एच की बातें बहुत ज्यादा बहकी हो गई हैं। जैसे कई बार विंस मैकमैन के लोग बोलते थे कि भाई इसकी एज ज्यादा हो गई है, तो इसे खुद भी समझ में नहीं आता कि ये क्या बोलता है। और इस बात के लिए लिटरली ट्रिपल एच को जो गालियां पड़ रही हैं, जो उन्होंने मतलब एक तो है कि चलो ठीक है कुछ सही नहीं हो रहा, लेकिन उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, उसको कभी एडमिट ही नहीं कर रहे, वो अपने आप में एक डिफरेंट एक सब्जेक्ट बन जाता है लोगों के लिए बात करने के लिए। आपको कुछ थोड़ा भी समझ में आया कि क्या इसका बेस्ट सेंस निकाला जा सकता, भाई प्लीज कोई कमेंट सेक्शन में हेल्प कर देना, क्योंकि मेरे तो ये बात समझ के मतलब पल्ले से बिल्कुल बाहर ही है। क्या परफेक्ट मूवमेंट को कैप्चर किया गया इस मंडे नाइट रॉ से। इस वाली फोटो में आप देखो 2015 की ये पिक्चर है जो कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया का मैच था। यहाँ पे भी सिमिलर शॉट है, और फिर 2025 में भी ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस स्टिल इस गेम में बिलोंग करते हैं। और मैं अचानक से देख रहा हूँ कि लोगों ने रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। भाई ये जब विंस मैकमैन का जमाना हुआ करता था तब लोग बोलते थे भाई बंद करो, हमें इनको आपस में नहीं लड़वाना। बस 3 साल का ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने गैप दिया, और उसके बाद जैसे ही रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर सेम फ्यूड के अंदर आए, लोगों ने अचानक से इसमें जो अपना इंटरेस्ट है वो दिखाना शुरू कर दिया है। तो लोग भी भाई बहुत ज्यादा हिपोक्रेट होते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू को भी कभी कभी लगता होगा भाई जो चीज़ हम पहले तुम्हें देते हैं वो तुम्हें चाहिए नहीं होती, फिर जब तुम्हें वो चीज़ देनी शुरू कर देते हैं तो उसके बाद फिर तुम्हें वही पुरानी वाली चीज़ चाहिए होती है। और यही सेम पता वॉर गेम्स और 5-on-5 सर्वाइवर सीरीज के ट्रेडिशनल मैच के साथ भी हो रहा है। पहले लोगों को था कि अच्छा वॉर गेम्स आ गया बढ़िया है, 5-on-5 नहीं है। अब जब वॉर गेम्स चल रहा तो लोग कह रहे हैं वॉर गेम्स का तो कोई खास कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उस 5-on-5 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज वाले मैच को वापस लेके आओ। हाँ लेकिन ये नहीं बोला था कि स्मैकडाउन में लेके आ जाओ, जो अभी स्मैकडाउन में वो सस्ता वाला मैच डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी। आई थिंक मैं आपको बता सकता हूँ अब कि सेथ रॉलिंस वापस डब्ल्यूडब्ल्यू में कब आने वाले हैं, कब उनका रिटर्न होने वाला है। और मैं क्या बताऊंगा, सेथ रॉलिंस ने खुद ही ये बात बता दी है। तो रिसेंटली किसी एक खाने पीने वाले शो में आए थे, ब्रेट करके इनका कुछ नेम है, और यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने बताया कि अभी उनको 1 महीने के आसपास लगेगा, जो उन्होंने हाथ में अपना स्लिंग पहना हुआ है, जो कास्ट पहना हुआ है, उसको पूरी तरीके से निकालने में। जो हमने यानी फोटो देखी थी वो सिर्फ सेथ रॉलिंस का उस समय उन्होंने पहना नहीं होगा, लेकिन अभी इसको निकलने में टाइम लगेगा। और फिर वो बोलते हैं कि फरवरी का वो महीना है जहां पे वो एम कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आने के लिए। और आई थिंक जितना मैंने अभी तक चीजें ऑब्जर्व करी है, ये चीज क्लियर है कि सेथ रॉलिंस की रेसलमेनिया तो देखो बिल्कुल भी मिस नहीं होने वाली, क्योंकि वो जो उल जलूल वाली बात अभी ट्रिपल एच ने बोली थी ना, सेम उसी वाले पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि सेथ रॉलिंस भी अभी शेल्फ में है, लेकिन उसका भी रोल है इसमें। तो मतलब वो चीज क्लियर कर दी थी फिर उन्होंने कि सेथ रॉलिंस की रेसलमेनिया मिस नहीं होने वाली। तो आप एलिमिनेशन चेंबर के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेथ रॉलिंस वापस आएगा। और ऑलरेडी इतना इंटरेस्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यू को ड्रामा तब तक क्रिएट कर देना चाहिए, होपफुली डब्ल्यूडब्ल्यू करे कि जब सेथ रॉलिंस आए तो वो सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करे कि भाई ये क्या हो गया, मेरे पास ना विजन है, पॉल हेमन इधर चल रहा है, फिर रोमन रेंज भी इसमें इन्वॉल्व है, फिर ब्रॉक लेसनर भी कहीं ना कहीं आगे पीछे घूम रहा होगा। तो आई थिंक वो रोड टू रेसलमेनिया को बड़ा इंटरेस्टिंग बना सकता है। वैसे अब देखा जाए तो रेसलमेनिया दूर भी नहीं है भाई, ऐसा पता ही नहीं चलता अभी रेसलमेनिया कब गई थी और अब ये दोबारा भी आ गई। जॉन सीना की एनएक्सटी वाली अनाउंसमेंट के बारे में आपको बताया था कि वो जो है पार्टिसिपेंट पिक करने वाले हैं एनएक्सटी ब्रांड पर। तो भाई उनकी ये कोई अपीयरेंस नहीं हुई थी, सिर्फ एक वीडियो पैकेज के थ्रू आए थे। और यहाँ पे क्योंकि जो हेनरी भी पार्टिसिपेंट में से एक होते हैं, तो जॉन सीना ने जो हेनरी के स्टाइल में जैसे वो कैमरा पैन होता है, घूमता है, जूम करता है, वो वाला जो क्या है टॉन्ट बोलेंगे इमोट है, वो करके दिखाया था। और ये बड़ा फनी लग रहा है जॉन सीना को देखना, क्योंकि अब उनका रिटायरमेंट भी चल रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि ये जाते जाते ये वाला काम किसने करवा दिया जॉन सीना से, उसे फायर कर देना चाहिए। बट आई थिंक इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू पूरी कोशिश कर रही है कि जॉन सीना के नेम से जितने ज्यादा लोगों को एक्सपोजर दिया जा सके फ्यूचर के टैलेंट बिल्ड करने के लिए।
NXT में तो काम सही चल रहा है, बाकी मेन रोस्टर का कुछ कह नहीं सकते। तो भाई 99.9999% हम कह सकते हैं कि एक और सीरियस प्रोग्राम होगा रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में। अभी हमने देखा था कि जब ब्रॉक लेसनर थे मंडे नाइट रॉ में, तो फिर वहां पे लास्ट में रोमन रेंस निकल के आते हैं और उन्होंने अपना जो टारगेट है वो बनाया था ब्रॉक लेसनर को, और हमने फिर यही देखा दोबारा अब भी जब मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर निकल के आए, तो जब ब्रॉल हो रही थी तो ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को ही सबसे पहले दबोचा था। और मंडे नाइट रॉ में भी हमको ये दिखाया था कि ब्रॉक लेसनर का मूड बहुत खराब है और वो रोमन रेंस की चटनी बनाने के लिए आया है। तो अब WWE ने अपने YouTube चैनल पर भी एक वीडियो पोस्ट की है जो कि है ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के क्रेजीएस्ट ब्रॉल्स, जो कि हमने अब तक इनकी पूरी 10 साल की राइवलरी में देखे हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि WWE ऐसा कब करती है जब उनको फैंस की अटेंशन इस चीज के ऊपर लेके आनी होती है। और सवाल अब यही है कि कहीं WWE का अगले साल की रेसलमेनिया के लिए इनके सिंगल्स मैच का प्लान तो नहीं है, क्योंकि WWE के पास देखो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर ये वाली स्टोरी अच्छे से पकाई जाती है जिसमें WWE रिसेंटली बहुत ज्यादा लैग कर रही है, तो रोमन वर्सेस ब्रॉक वाला भी एक बढ़िया मैच हो सकता है, एक मनी मैच हो सकता है अगले साल की रेसलमेनिया को इजीली एक सोल्ड आउट वाला शो बनाने के लिए। बट आई थिंक रेसलमेनिया वो WWE जगह नहीं पिक करेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है। बट कहीं ना कहीं भी करे भाई, अब जितना ज्यादा इतना मैटर नहीं करता। अगर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर है तो वो किसी भी एक PLE को आप बोल सकते हो रेसलमेनिया वाली वाइब तो दे सकते हैं, कंसिडरिंग जितनी बार इनके मैचेस रेसलमेनिया में हो चुके हैं। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड डेली कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।